बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और पीआरसी की मुश्तरका पेशकश है। इस प्रोग्राम में हम किसान के फ़वाइद की जितनी चीज़ें हैं जो ज़राअत से मुंसलिक हैं उन पर बात करते हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन जो ज़रूरी माहिरीन हैं वो शिरकत करते हैं और जो भी ज़राअत से मुतल्लिक आपके मसाइल हैं, जो मालूमात है वो आप तक पहुँचती है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये प्रोग्राम ना सिर्फ इस मुल्क के किसानों के लिए बल्कि इस मुल्क के जितने भी अरबाब इख्तियार इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आम आदमी जितने देख रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, ये उन सब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर हम बात करें कि तालीम, दहशत गर्दी और एनर्जी क्राइसिस, तो ये सारे इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के मसाइल हैं। इस मुल्क में सनत का पहिया तब तक नहीं चल सकता, मईशत तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक एनर्जी क्राइसिस पे काबू नहीं पाया जाए। अगर हम डैम्स बनाने की बात करें या बाकी कोई ज़राए देखें, जो जिस तरह हम बात करते हैं कि IPPs आ जाते हैं या ऑयल से हम बिजली बनाते हैं, एक तो वो बहुत महंगा है और अगर डैम की बात की जाए तो उसमें बहुत अरसा दरकार होता है। क्या ऐसे और ज़राए हो सकते हैं? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से और ज़राए हो सकते हैं जिनसे हम एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनसे गैस बनाई जा सकती है, जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वहाब साहब शिरकत कर रहे हैं। आपका ताल्लुक PRC से है और आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं PRC में। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वहाब साहब हमें टाइम दिया। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की कि अगर इस मुल्क में जो टॉप पे मसाइल हैं अगर उनकी बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस का भी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अल्टरनेट एनर्जी की एक टर्म है, जो मतबादल तवानाई की एक टर्म है, वो किस हद तक ये जो मुल्क के जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उन पे पूरा आने में मदद दे सकती है, और उससे भी बढ़ के ये अल्टरनेट एनर्जी है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो ये आपको भी पता है और सब दोस्तों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है बहुत ज़्यादा। तो इस सिलसिले में जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, इसमें एनर्जी के मुतबदल ज़राए, तो उन पे पाकिस्तान में बहुत कम काम हुआ है। सही। वेस्टर्न मुल्क कंट्रीज़ में, इवन हमारे नाबरीन कंट्रीज़ में इस पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। बदकिस्मती से हमने बहुत देर से काम शुरू किया इस पर। और दूसरा ये कि इसमें जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं अल्टरनेटिव एनर्जी के, उसमें जो मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज हैं जिसको आप वसी पैमाने पर इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी, जिसको हम शमसी तवानाई कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बायोमास, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मुल्क बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, तो इसमें आपकी जो बायोमास जो है उसका जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। नंबर 3 है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को यूज़ करके आप अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे सोर्सेज अल्टरनेटिव एनर्जी के हैं, मगर उस पर अभी हम इतने तेज़ी से काम नहीं कर रहे, मगर इन 3 सोर्सेज पर हम काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने इस पे इनिशिएटिव लिया और इसमें हमने फोकस किया छोटे और दरमियाने काश्तकार भाइयों के लिए। अगर मैं यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, अगर हम अल्टरनेट एनर्जी की बात करें तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मतबादल तवानाई के ज़राए हैं उन पे हम बात करेंगे, जो बायोगैस है उस पर बात की जाएगी, सोलर एनर्जी पे बात करेंगे, जो शमसी तवानाई सूरज से हासिल होने वाली तवानाई है किस तरह उससे बिजली पैदा की जा सकती है, तवानाई बनाई जा सकती है, और उसके साथ साथ हम विंड एनर्जी की बात करेंगे कि जो हवा हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है क्या उसको भी बिजली की तवानाई या बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। ये बताइए वहाब साहब कि इससे पहले कि हम बायोगैस की बात करें या हम सोलर की बात करें, ये बताइए कि किस हद तक दुनिया इस पे काम कर रही है, यानी क्या कोई ऐसे ममालिक हैं कि जो अपना 5, 10, 20% जो तवानाई का एक ज़रूरत है वो इस पे शिफ्ट कर चुके हैं? हाँ, इसमें यूरोप तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। इवन स्वीडन में आपकी ट्रेनें जो हैं वो बायोगैस पे चल रही हैं। सही। और इस तरह उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बायोगैस पे उनके सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये अपना ये स्टेशंस हैं, बायोगैस स्टेशंस, जिस पे इनकी ट्रांसपोर्ट चलती है। इस तरह सोलर एनर्जी में जर्मनी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को इंसेंटिव दिया हुआ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो जनरेट करें सोलर के थ्रू और फिर वो सेल करें गवर्नमेंट को। तो इस तरह यूरोप में तो बहुत ज़्यादा इस लेवल पे काम हो रहा है। इस तरह ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आपका बायोमास पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें एथनॉल पर और जो है ना बायोडीजल पे काम हो रहा है।
तो ये तो एडवांस लेवल पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ काम कर रहे हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में ज़राअत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और अगर हम बायोगैस की बात करें, बायोमास की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो है ही ज़राअत की। बेसिकली जितना वेस्ट बचता है, लाइव स्टॉक का वेस्ट बचता है। तो क्या वजह है कि अभी हम इस पे इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, क्या वजह है कि पाकिस्तान अल्टरनेट एनर्जी में अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक के सफ़ में भी नहीं शामिल हो सका? इसमें नहीं, हमने इनिशिएटिव लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 80s में इनिशिएटिव्स लिए थे, सही। मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, ठीक। और उसके फेल होने के भी डिफरेंट सबब हैं। उस वक्त शायद एनर्जी का इस तरह का क्राइसिस नहीं था जिस तरह अब क्राइसिस है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो अब लोगों की मजबूरी बन गई है इस तरफ शिफ्ट होने का, पहले ऐसे नहीं था। तो एक सबब ये था। नंबर 2 जो इसका सबब था वो ये था कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़, टेक्निकल नो हाउ प्रॉपर तरीके से नहीं थी, ट्रेनिंग्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम, ये जो चीज़ें थी वो इतनी कामयाब नहीं हुई। नंबर 3, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, इसकी बेहतर कि ये सोर्सेज अवेलेबल हैं और इनको हम भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो ये 2-3 वजूहत थी जिसकी वजह से हम इस पे देर से शुरू हुए इस काम पर, मगर अब माशाल्लाह इस पर काफ़ी कर चुके हैं, और काफ़ी लोग जो है वो इस पे NGOs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ कंपनीज़, लोग खुद इंडिविजुअल इस पे काम कर रहे हैं। सो वहाब साहब देर आए दुरुस्त आए, शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है कि अब हम इस पे मतलब अगर इस दुरुस्त समत में चल पड़े हैं तो शायद हम इससे कोई फल हासिल कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की कि डैम, इसमें कोई शक नहीं है कि डैम से जो हासिल की जाती है बिजली वो सबसे सस्ती है, सबसे ज़्यादा मिकदार में हासिल की जा सकती है अगर आपकी डैम का जो साइज़ है बड़ा है। लेकिन डैम बनाने में, उसकी फिजिबिलिटीज़ बनना, उसको बनने में 5 से 10 साल दरकार होते हैं। ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मज़ीद 10 साल इंतज़ार किए जाएंगे। फैसलाबाद में जो हमारे टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर हैं वो सड़कों पर एहतजाज करते रहे, सियालकोट की इंडस्ट्री बन रहे, या कराची में जो रहायशी हैं जो अब 1-1.5-2 करोड़ के करीब आबादी पहुंच चुकी है, उनको बिजली ना मिले, और पूरे पाकिस्तान में जो घर हैं, जो मुकीन हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको बिजली ना मिले, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सो अल्टरनेट एनर्जी की अगर बात की जाए कि अगर इसको एज अ सोर्स देखा जाए कि ये शायद किसी हद तक जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जा सकता है, तो कितना वक्त दरकार होता है? अगर बायोगैस की बात की जाए तो बायोगैस प्लांट जो है एक छोटे लेवल पे लगाया जाता है, कितना वक्त दरकार होता है? इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसको ब्रीफली बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि बायोगैस का पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है, और बायोगैस में के ज़रिए आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं बायोगैस के ज़रिए से। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में बायोगैस के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो कैटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 65 मिलियन है, और इस 65 मिलियन कैटल पॉपुलेशन, जिसमें सिर्फ काऊ और बफेलो की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें उसकी जो आपका जो वेस्ट जनरेट होता है उसका 50% अगर हम कलेक्ट कर सकें तो उससे जो बायोगैस जनरेट होगी पर डे वो 16 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस पर डे आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस गैस के ज़रिए पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है अराउंड 120 मिलियन है, तो 22% जो देहात की आबादी है, 200 मिलियन जो आपकी इसकी जो पॉपुलेशन है उसका जो 20% है, उस 20% पॉपुलेशन की कुकिंग रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इस एक सोर्स से आप पूरा कर सकते हो इन बायोगैस से। इसके अलावा जो तकरीबन 40 मिलियन टन आपको बायो फर्टिलाइज़र इसके अलावा इसको मिल सकता है, इससे आप कर सकते हैं। और फिर आप अगर देखें कि तकरीबन 30,000 ऐसे फार्म हैं जिनके ऊपर 50 से ज़्यादा एनिमल अवेलेबल हैं, और तकरीबन 18,000 फार्म्स ऐसे हैं जिनके पास 200 से मैं चाहूँगा कि PRC में जो एक फैसिलिटी है, जो बायोगैस की कंप्लीट फैसिलिटी है, हम ये सारी चीज़ें डेमोस्ट्रेट करके अपने नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन, आपको आने वाले प्रोग्राम में हम बताएंगे कि किस तरह से जो बायोगैस की आप सब बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास मवेशी हैं, किस तरह उनसे हासिल होने वाला जो वेस्ट है, किस तरह उससे बायोगैस बनाई जा सकती है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इतने मुफस्सल तरीके से आपको कल के प्रोग्राम में ये बताया जाएगा कि अगर कोई भी ये बायोगैस का प्लांट खुद लगाना चाहे तो बड़ी आसानी से वो बायोगैस का प्लांट लगा सकेगा। अगर हम लोग सोलर की बात करें वहाब साहब के, बायोगैस से आगे चलते हैं सोलर की तरफ, तो सोलर बताइए कि किस तरह से जो सूरज से शुआएँ आती हैं, जो एनर्जी आती है, जो रोशनी आती है, किस तरह से वो बिजली में उसको कन्वर्ट किया जाता है? सोलर एनर्जी से 2 तरह से आप फ़ायदे ले सकते हैं, एक थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर फोटोवोल्टिक होते हैं उनको PV मॉड्यूल्स कहते हैं हम। तो ये सूरज की रोशनी से जो आपकी ये इस पैनल से जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है,
इस इलेक्ट्रिसिटी से आगे आप अपनी जो घर की बिजली की ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं, प्लस आप पंपिंग कर सकते हैं, पंपिंग करके आप इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर आप ड्राई करना चाहते हो, जैसे डेट्स वगैरह हैं, तो इस तरह की वो सोलर ड्राइंग्स मिलती हैं, ड्रायर्स होते हैं, उनके थ्रू आप जो इनको ड्राई कर सकते हैं। तो सोलर की ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। इस तरह सोलर डिसलिनेशन का जो एक मेथड है जिसमें आप सलाइन वाटर को जो है वो आप मीठे पानी में कन्वर्ट करके उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे सोलर के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल तक सोलर पे चलाए जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन सोलर पे की जा रही है, जो फल सुखाने होते हैं, जैसे खजूर की बात कर लीजिए, उसको सुखाना होता है, तो ऐसी छोटे सोलर ड्रायर्स हैं, आपके पास प्लांट्स मौजूद होते हैं जो सोलर पे होते हैं, उनसे आप खजूर सुखा सकते हैं या जो ऐसे और मजीद फल हैं। इसके अलावा जो ख़राब पानी है, जो कड़वा पानी होता है, उसको अगर आपने मीठे पानी में कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप सोलर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सोलर से अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर स्पेसिफिक बात करें, हम घरेलू सार्फिन की अभी बात नहीं करते, हम उस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चरल सार्फिन की बात करें, ज़रूरी सार्फिन की बात करें, तो पाकिस्तान में तकरीबन 50% किसान ऐसे हैं जो कि ट्यूबवेल से पानी हासिल करते हैं। और ट्यूबवेल की अगर आप बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डीजल पे ज़्यादातर ट्यूबवेल चलते हैं। और डीजल सच में यह है कि डीजल इस वक्त पेट्रोल से महंगा हो चुका है, और डीजल जो है वो 110 रुपये से भी उसकी कीमत फ़ी लीटर ज़्यादा हो चुकी है। तो बिल्कुल भी वायबल नहीं है कि किसान डीजल के ज़रिए खेतों को सैराब करे और उसके बाद वो अपनी मुआशी हालत को बेहतर बना सके। नतीजतन मुल्क में आप देखते हैं कि ज़राअत की पैदावार उस तरह से जिस तरह बढ़नी चाहिए या काबिल काश्त इलाका बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा। तो अब क्या समझते हैं कितना प्रैक्टिकल है ये सोलर पैनल? हमें अपने पीछे नज़र आ रहे हैं, ये सोलर पैनल हमें अपने देहातों में किसानों के फॉर्म्स पे लगे हुए नज़र आएँ और इनसे ट्यूबवेल चलते हुए नज़र आएँ। कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? नहीं, ये सिंपल प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। इसमें थोड़ी बेसिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है और बेसिक नो हाउ की पता हो तो आप आराम से ये सोलर ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं। इसमें ये अब जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं ये हमने मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, अपने थाना बुला खान और डेरा इस्माइल खान, उमरकोट, बहावलपुर, डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, फार्मर्स को दिखाने के लिए कि ये इस तरह ये आप ट्यूबवेल लगाकर अपनी सक्सेसफुली चल रहे हैं। और इसके सोलर के ज़रिए से आप हाई एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम को कपल करके, इसमें ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो हैं वो कपल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर आर्चर्ड डेवलप करने के लिए या जो ना आपकी वेजिटेबल्स के लिए। सही। तो इससे आपकी जो वन टाइम कास्ट होती है और इसमें ऑपरेशनल कास्ट बिल्कुल ज़ीरो है और इनकी लाइफ जो है वो तकरीबन 20 से 25 साल है। और इसमें ये एक मरतबा की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप फार्मर को यानी कि लेबरस वर्क नहीं करना पड़ता और सुबह सूरज यानी कि आपका निकला और शाम ग्रूब होने तक आपको कंटिन्यूसली पानी मिलता है विदाउट एनी इनपुट। चलेगा, कोई बिल नहीं आएगा आपका। ठीक। जो किसान भाई इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में भी कुछ सोलर के जो अच्छे वेंडर्स हैं, इसमें मैं इस पर भी बात करूंगा कि इसमें ये भी बहुत है कि आजकल जो वेंडर्स हैं उनकी वेंडर सिलेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सोलर पैनल्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अहम होती है। अगर आपके इलाके में कोई अच्छे सोलर वेंडर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सोलर पैनल लगाते हैं, जिन्होंने पहले सोलर पैनल लगाए हैं और वो ट्यूबवेल सक्सेसफुली चल रहे हैं, सबसे आसान तरीका इसको जज करने का ये है कि उनसे पूछिए आपने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन 2-3 ट्यूबवेल को जाके देखिए, उनके मालकान से मिलिए, उनसे फीडबैक लीजिए। अगर आपके इलाके में हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि 3-4 किसान भाई अगर मिल के भी एक ट्यूबवेल लगाते हैं तो खुदारा इसको लगाइए। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, अगर हुकूमत भी ये प्रोग्राम देख रही है, हुकूमती एहलकार देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्लान लेके आएँ कि इन लोगों को कोई ऐसे आसान कर्जे दिए जाएँ कि ये सोलर पैनल लगाए जा सकें। आप सारा दिन ट्यूबवेल चलाएंगे और आपको उसका बिल नहीं आएगा। ये बताइए कि जिस तरह मैंने सोलर पैनल की बात की, कितना अहम है कि इसके लिए सोलर पैनल अच्छे होने चाहिए? ये बहुत अहम है, सोलर पैनल अच्छे होने चाहिए और अच्छी कंपनी के अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा सोलर पंप जो है, डीसी पंप इसके साथ जो आते हैं या जो इसके साथ इन्वर्टर हैं, तो चार्ज कंट्रोलर हैं, वो भी ज़रूरी है कि वो सारे सही तरह से सिलेक्ट हुए हों, तो उसके बाद ही ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक। इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेंज आती है क्वालिटीज़ की। ठीक। तो इसमें अच्छी क्वालिटी के सिस्टम सिलेक्ट किए जाएँ ताकि यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। यहाँ पे नाज़रीन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये सोलर पैनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, लागत क्या होगी इसकी, लगाया कैसे जाएगा, कितना वक्त दरकार होगा इसको इंस्टॉल करने में, यानी अगर आज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कितने वक्त के बाद आपका ट्यूबवेल पानी दे रहा होगा। ये सारी बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद।